क्लास में हम लोगों ने कुछ इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे थे और सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क निकाला था। और उससे पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग निकाला था। ठीक है, तो इस जगह से इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास का। और फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं डेट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ। अब दो चीज हमारे पास और बचे हुए, एक तो सॉलिड स्फीयर बचा हुआ है और एक हॉलो स्फीयर बचा हुआ है। तो हॉलो स्फीयर पूरा कंप्लीट नहीं है, उसको आधे कट कर दिया गया। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल सेल जिसको बोलते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर है, हॉलो स्फीयर बस इस तरीके से बोला है मैंने। अब सोचो जरा सा, अगर तुम्हारे पास एक हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फेरिकल सेल एक सॉलिड होगा, उसका बाद में हम लोग करेंगे। अभी ये है हॉलो। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ, कैसा एलिमेंट चूज करना चाहिए हमें ताकि ये इंटीग्रेशन आराम से हो पाए। सर सर्कुलर। कैसे, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एलिमेंट चूज करें या फिर आर डिस्टेंस पे डी आर, कैसा होना चाहिए बोलो। सर जैसे सेमी सर्कुलर में लिया था वैसे लेने का। सेमी सर्कुलर में जैसे लिया था वैसे से, क्या सेमी सर्कुलर रिंग या डिस्क? रिंग। रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग में हम लोगों ने थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा लिया था। तो उससे मुझे क्या मिला था, एक छोटा सा एलिमेंट मिला था। जैसे कि ये रिंग था, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करा था, तो इस जगह पे एक छोटा सा क्या मिला था, एलिमेंट, जिसका मास डीएम था, है ना। केवल यही एक एलिमेंट मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा का एलिमेंट चूज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बोलो। वो भी एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा या किसी और शेप का होगा। जैसे कि हम लोगों ने डिस्क में लिया था आर डिस्टेंस पे जाकर डी आर थिकनेस का एलिमेंट, तो वो क्या मिल गया था मुझे, रिंग मिल गया था, है ना। डिस्क में हम लोग ने छोटा एलिमेंट लिया था तो रिंग मिला था। अगर इस जगह पे थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट चूज करेंगे तो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। कैसा रिंग होगा बोलो, किस तरीके के रिंग होगा। अब देखो ये क्या है ना, थ्री डी में है। अगर थ्री डी में है तो मैं एक एलिमेंट चूज किया तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा। दिख रहा है क्या? हम्म। ये पूरा इस तरीके से एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से अगर सेलेक्ट हो चुका है तो ये जो बना है मेरा एलिमेंट, दिस इज रिंग। ये रिंग है, मैं इसको वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये जो एलिमेंट है ये कुछ ऐसा है। समझ में आया? तो इस पूरे एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो इसी जगह पे होगा, ये इस लोकेशन पे होगा सेंटर ऑफ मास इस एलिमेंट का, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। हम्म। और वो कितने हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास का एलिमेंट, दिस मच। अब इसका रेडियस तो आर है, इसका रेडियस आर तो, साइन थीटा हाइट पे होगा। हाँ, और उसका रेडियस कितना होगा रिंग का, जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया। ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। सो दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल से हम लोग ये सारी चीज निकाल सकते हैं। ये रहा ट्रायंगल,
मैं वापस इधर बना देता हूँ, ये एंगल थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा, ये चीज हो गया। तो दिस इज रेडियस ऑफ द एलिमेंट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लोग वाई के नाम से भी बोल सकते हैं। चलो अब इसका मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट एरिया विच इज सिग्मा, कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना आएगा इसका बोलो। स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², लेकिन क्योंकि ये आधा है तो 2πr² होगा, तो 2πr², ये सिग्मा निकल के आ गया। और मुझे अब निकालना है इस छोटे से एलिमेंट का एरिया। ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, इसका एरिया कितना होगा, बोलो कितना होगा इसका एरिया, बता सकते हैं। ये जो होगा इसका थिकनेस बताया जा सकता है क्या, इसका थिकनेस दिया ds अगर मैं ले लूं तो ये ds थिकनेस होगा कितना, दिस ds थिकनेस विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा। 8 थीटा। आर डी थीटा बिल्कुल सही। और अब मुझे इधर से क्या निकालना है, डीएम मास। तो डीएम मास क्या होता है, डीएम मास इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डीए होता है। अब सिग्मा तो हमने निकाल रखा है, उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट हो तो ऊपर नीचे ऑलवेज कट हो जाता है कोई भी कांस्टेंट चीज। डीए कितना आएगा, याद करो इसका शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है कैसे डीए निकालते हैं। तो इसको क्या करो, इस जगह से कट करो, इस जगह से कट करो, और कट करके इसको स्ट्रेट कर लो। अगर मैं स्ट्रेट कर लूंगा तो क्या एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। हाँ हमेशा याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक, दूसरी जगह पे बताते नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसको कट करके एक स्ट्रेट रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इसका थिकनेस जो है काफी ज्यादा थिन है, काफी कम है, जिसका थिकनेस क्या है, डीएस है। डीएस और इसका लेंथ कितना है, 2πr, 2πr, आर कौन सा, ये वाला आर है। तो एरिया निकल गया, दिस इज द एरिया। कितना आया, सिग्मा इंटू डी ए विच इज रेक्टेंगल का एरिया, डेट इज 2πr ds, 2πr इंटू ds। अब मैं r का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ और ds का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr। r का वैल्यू कितना है, r cos थीटा, r cos थीटा, और ds का वैल्यू कितना है, r d थीटा। ये हो गया, तो दिस इज डीएम मास। तो मुझे अब एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास भी पता चल चुका है, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास भी पता चल चुका है, और साथ ही साथ ये मुझे डीएम भी पता चल चुका है ना। अब इन दोनों के वैल्यूज को पुट करना है मुझे। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन, डेट y center of mass is equals to integration y dm upon integration dm। y का वैल्यू कितना है ऊपर देखो, r sin थीटा, r sin थीटा। दिस विल बी r sin थीटा, और dm का वैल्यू ये है, पुट कर लेता हूँ मैं इसको, विच इज सिग्मा इंटू 2πr cos थीटा इंटू r d थीटा, और नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन dm। तो dm का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा 2πr cos थीटा इंटू r d थीटा। अब जो जो चीज़ ऊपर नीचे कांस्टेंट है उसको कट कर सकते हैं हम लोग। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं।
कांस्टेंट ऊपर से क्या है, एक आर दिख रहा है मुझे, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। साइन 2 थीटा बाय 2 लिखते हैं। हाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब ये बताओ इस थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलो। 0 से पाई बाय 2। अगर ऊपर हम लोग चले तो देखो एलिमेंट किस तरीके से चूज हो रहा है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन इस जगह पे देता हूँ। अगर मैं इस एंगल पे हूँ तो इस एंगल पे आने पे मुझे ये पूरा का पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो जा रहा है। मैं अब ये थीटा को बढ़ाते जा रहा हूँ, ये थीटा हमारा बढ़ेगा तो मेरा एलिमेंट ऊपर वाला सेलेक्ट होगा, और थीटा बढ़ाऊंगा तो मेरा ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा, और थीटा बढ़ाऊंगा यहाँ पे तो ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर थीटा बढ़ाता हूँ तो ये एलिमेंट वापस से सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं रिपीट मोड में चला गया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक करना पड़ेगा। समझ में आया? ये हो जाएगा हम्म। आर इंटीग्रेशन। अब साइन थीटा ये सब चीज़ है, ये बेसिक सब चीज़ है, तो इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आर बाय 2। दिस इज वाई सेंटर ऑफ मास। इसे हम लोग को याद रखना है। और x में कितना होगा, 0 होगा, x में कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, अब हम लोग सॉलिड का देख लेते हैं। तो देखो सॉलिड वाले में भी हम लोग बिल्कुल कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करना होगा, बोलो। कैसा एलिमेंट चूज करना चाहिए, हमें एलिमेंट ऑलवेज ऐसा चूज करना चाहिए कि जिसको हम लोग अगर स्टैक करें एलिमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में, तो मुझे पूरा का पूरा एक बॉडी दे दे। और दूसरा चीज, एलिमेंट एक सिमेट्रिकल पैटर्न का होना चाहिए जिसका मैं इंटीग्रेशन आराम से कर पाऊँ। वरना एलिमेंट चूज करने का तो कुछ भी चूज हो सकता है, फायदा नहीं है ना। बोलो, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। क्या लग रहा है, कैसा यूज होना चाहिए? सर सर्कल में। देखो सॉलिड स्फीयर को ऑलवेज इस तरीके से बनाया जा सकता है, हॉलो स्फीयर की हेल्प से। जैसे मैंने डिस्क को रिंग के हेल्प से बनाया था, पहले हम लोगों ने क्या इंटीग्रेशन करा था, रिंग का। उसके बाद किसका करा, डिस्क का। तो डिस्क में कैसा एलिमेंट लिया मैंने, रिंग ले लिया, क्योंकि रिंग के हेल्प से हम लोग डिस्क बना सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी हम लोगों ने हॉलो स्फीयर लिया, और अब हम लोग क्या ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर को आराम से तुम हॉलो स्फीयर के हेल्प से बना सकते हो, आया ना? बोलो। हाँ। तो इसीलिए हम लोग सॉलिड स्फीयर में भी कोशिश करेंगे हॉलो स्फीयर का कॉन्सेप्ट यूज करने का। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे। तो 3D में थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया तो ये बॉल बनेगा, आया ना? डी आर थिकनेस का एलिमेंट हाँ। चूज किया तो ये बॉल बनेगा। थोड़ा अच्छे से समझो, शेल काइंड ऑफ निकल करके आएगा।
और ये हर एक जगह पे इतना थिकनेस होगा, डी आर थिकनेस। और इस तरीके से अगर मैं हर एक जगह पे छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेकर के स्टैक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा एक हॉलो स्फीयर से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। सही है क्या? तो मैंने आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, और एलिमेंट जो चूज किया उससे मुझे क्या निकला, एक हेमिस्फेरिकल बॉल निकला। और हेमिस्फेरिकल बॉल का अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला है, आया ना? बोलो कितने डिस्टेंस पे था सेंटर ऑफ मास? r/2। हाँ, इस जगह पे सेंटर ऑफ मास आया। अगर इसका रेडियस r है, स्मॉल r, तो ये जो y होगा r/2 पे होगा। r तो स्मॉल होना चाहिए, r/2 पे। तो ये एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास हो गया, दिस इज एलिमेंट। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, बोलो क्या करना है? मुझे दो काम करना है। इंटीग्रेशन y dm करते हैं तो उसमें पहले y निकालते हैं और dm निकालते हैं। तो y तो मैंने इस जगह पे लिख दिया है, dm का वैल्यू निकालना है मुझे। dm कैसे निकलेगा? dm विल बी इक्वल्स टू, अब इसका जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट इन एरिया। तो हम लोग रो इंटू डी वी लिखेंगे, रो इंटू डी वी। तो रो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू मास, अगर मैं पूरे हाफ सॉलिड स्फीयर का m मानता हूँ, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आधा है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं इसका डेंसिटी निकाल रहा हूँ, इसका डेंसिटी, ये डेंसिटी निकल गया, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज होने वाला है नहीं, इसको एज इट इज अभी रहने दो। अब डीवी की बात कर लेते हैं, इससे हम लोग निकालेंगे डीवी। ये क्या है, सेल है, सॉलिड है क्या? नहीं, सेल है ना। तो इसका डीवी वॉल्यूम कितना होगा, बोलो अब कैसे करें? बोलो, सरफेस एरिया तो पता है ना तुम्हें, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, काइंड ऑफ। अगर तुम्हारे पास एक 3 डायमेंशनल शीट है इस टाइप का, तो इसका वॉल्यूम क्या बोलते हैं, एल बी एच, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। अरे याद है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो इस हाइट को मैं काफी स्मॉल कर दे रहा हूँ, लेट से डी आर है, थिकनेस काफी कम कर दिया मैंने। और इसका एरिया अगर ए है, इसका एरिया ए है, तो वॉल्यूम कितना बोला जाएगा, ए इंटू डी आर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया, क्योंकि ये एक शीट है, चादर है, जिसका थिकनेस कितना है, डी आर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सरफेस का एरिया ले लेता हूँ और डी आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सरफेस का एरिया है 2 पाई r² इंटू डी आर, दिस विल बी द वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं इधर, तो मेरा आंसर आ जाएगा डेट टी एम इज इक्वल्स टू रो इंटू डी वी, 2 पाई r² इंटू डी आर। सो मैंने दो चीज़ निकाल ली है, एक तो डीएम निकाल लिया है और एक एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, y कितना हो जाएगा, दैट इज r/2, और dm कितना हो जाएगा, रो इंटू 2 पाई r² डी आर डिवाइडेड बाय डीएम। डीएम कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दिस मच, रो इंटू 2 पाई r² डी आर। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी कांस्टेंट है उसको कैंसिल आउट कर लो, ये आ गया। और इसको बस इंटीग्रेट करना है, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेता हूँ।
1/2 ही सिर्फ दिख रहा है मुझे कांस्टेंट, और तो कुछ नहीं। इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जीरो से आर, जितना रेडियस है, और क्या, जीरो से लेकर के आर तक जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आर रेज टू पावर 4/4 डिवाइडेड बाय आर क्यूब बाय 3। और इसको कैंसिल आउट वगैरह कर लो तो फाइनल आंसर आता है मेरे पास y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3r/8। 3r/8, ये है हमारा आंसर। तो इसको याद रखेंगे। डेरिवेशन तो कहीं पे आता नहीं है, लेकिन जो डेरिवेशन किया है उसे याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो डेरिवेशन का पैटर्न है ये हर एक जगह पे यूज होगा। हर एक जगह इन द सेंस, अभी जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे आगे के भी, हर एक जगह पे डेरिवेशन एकदम ऐसा ही पैटर्न का यूज होगा। तो तुम्हें तो डेरिवेशन अच्छे तरीके से करना ही है। चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ सेंटर ऑफ मास है उसके हम लोग वैल्यूज वगैरह लिख लेते हैं। कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस बॉडीज। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के बॉडीज हो सकते हैं हम लोग उसको वापस से एक बार लिख लेते हैं, और इस फॉर्मूले को तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखना है। पहला, रॉड का भी हम लोगों ने देखा था। सिंपल सा कंटिन्यूस मास सिस्टम है। अगर रॉड रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किस जगह पे होगा? L/2 पे। तो इस जगह पे होता है। पूरा का पूरा लेंथ अगर L है तो L/2। बहुत ही सिंपल था ये, L/2। और वेरिएबल डेंसिटी के लिए भी हम लोगों ने किया था। सेकंड देख लेते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग कैसा था? ऐसा। और इसका सेंटर ऑफ मास किस जगह पे होता है रिंग का? वाई एक्सिस पे होता है। कितने हाइट पे? इस जगह पे सेंटर ऑफ मास होता है। सो दिस इज वाई सी एम। और वाई सी एम का वैल्यू कितना होगा? 2r/5। 2r/5। और एक्स सी एम कितना? 0। 0। थर्ड, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे होता है? बोलो कितने हाइट पे आता है वाई सेंटर ऑफ मास? 4r/3π। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4r/3π। और इसका एक्सियम फिर से 0। आगे चलते हैं। फोर्थ वन इज हॉलो हेमिस्फेयर।
हॉलो हेमिस्फीयर, और हॉलो हेमिस्फीयर के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है YCM, तो कितने हाइट पे आता है YCM? हॉलो के लिए एग्जैक्टली R/2 पे निकल करके आता है, ठीक है, और इसका XM तो 0 ही होगा। नेक्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड हेमिस्फीयर, तो अगर ये सॉलिड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली अभी निकाला कितने पे, 3R/8 पे, और XM इसका भी 0। दो ऐसे हैं जिसका अभी तक हमने निकाला नहीं है। वैसे डेरिवेशन करने के लिए चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। एक तो है हमारा कोन, सॉलिड वाला और हॉलो वाला। तो हॉलो कोन पहले देखते हैं एंड सॉलिड कोन। तो हॉलो कोन के लिए ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, और हॉलो कोन सॉलिड कोन so this is solid cone। सॉरी, तो मुझे तुम ये बताओ सेंटर ऑफ मास जो होगा सॉलिड कोन का ज़्यादा हाइट पे होगा या हॉलो कोन का? इसको अगर मैं y1 बोलूं और इसको y2 बोलूं तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा? Y1। वाइट। क्यों ज़्यादा होगा, रीज़न क्या है? सर वो जो सॉलिड कोन है वो एक हॉलो कॉन, बड़ा वाला हॉलो कॉन और सब छोटे छोटे हॉलो कॉन का कॉम्बिनेशन है। तो तो फिर जब एवरेज लेंगे तो छोटा ही आएगा उसका वाई वाला। देखो इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। मास का कंसंट्रेटेड पॉइंट हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो मुझे मास के डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अगर हॉलो वाले में देखें तो हॉलो वाले में मास जो है ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, इधर इधर और इस तरफ। लेकिन जब सॉलिड बोलते हैं तो सॉलिड वाले केस में क्या है ना, मास पूरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऊपर वाले पार्ट में मास बहुत ही कम होगा, नीचे वाले पार्ट में मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तुम सोच सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो नीचे खींचा जाएगा, और रिलेटिवली सेंटर ऑफ मास का हाइट जो होता है वो हॉलो कौन से कम होता है। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो डेट सेंटर ऑफ मास इसका हाइट कितना होगा, h/4, अगर ये हाइट कैपिटल H है तो। और रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है, इसका रेडियस कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर यही आता है, और इसका h/g होता है। ठीक है, तो इस तरीके से h/4 और h/3 याद करके रखा करो, और दोनों में से तुम एक तो डिसाइड कर ही सकते हो हॉलो के लिए कौन सा होगा और सॉलिड के लिए कौन सा होगा। इसके बाद फिर एक और ट्रायंगुलर प्लेट आता है, ये लास्ट है, इसका देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट है
और सेंटर ऑफ मास का मुझे लोकेशन बताना है। उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा डेट विल बी इक्वल्स टू h/3, अगर ये हाइट h है तो। इसका भी इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो। ये ट्रायंगुलर प्लेट है और आइसोसेलेस भी हो सकता है हमारा, या फिर तुम्हारा ये इक्विलेटरल भी हो सकता है। ट्रायंगल अगर ऐसा रहेगा तो ये h/3 पे ही सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, अब ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जिसके हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। इसके सेंटर ऑफ मास के वैल्यूज याद कर लो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें काम आएगा। तो लेट्स से कि मेरे पास एक डिस्क है और एक रिंग है। आधा जो पार्ट है वो डिस्क वाला है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक रिंग है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है। ऊपर वाला जो रिंग है उसका मास दिया गया है और नीचे वाला जो डिस्क है इसका भी मास दिया गया है। चलो मान लेते हैं। तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P से डिस्टेंस बताना है, ठीक है। सॉल्व करो इसको। सर 2/3। 2/3 चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, YCM का फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना है, बस इतना सा ही काम करना है। कैसे करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही लोग करना वापस से। देखो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या एक सॉलिड है? हाँ, तो सेंटर ऑफ मास मैं नीचे वाले का निकाल लेता हूँ। वो कहाँ पे होगा? इस लोकेशन पे होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल। और ऊपर वाला जो रिंग है उसका भी सेंटर ऑफ मास होगा, किस लोकेशन पे? इस लोकेशन पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उस पूरे मास के जगह पे एक मास को यूज कर सकता हूँ उस पॉइंट पे। बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल सही। सेंटर ऑफ मास का तो यही कॉन्सेप्ट है। तो एक सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया जिसका मास इस जगह पे है, और नीचे वाला भी एक पॉइंट मास में कन्वर्ट हो चुका है अब जिसका मास इस जगह पे, एंड दिस इज पॉइंट P। ये डिस्टेंस हमें पता है। ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 2r/π। और नीचे वाला तो डिस्क था, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3r/π, सॉरी 3r/4π, 4r/3π। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो मुझे इस P पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, P पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए तो मैं P को ओरिजिन बना देता हूँ। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो YCM का फॉर्मूला क्या होता है? YCM, क्योंकि x तो जीरो ही है, m1y1 प्लस ऑफ m2y2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, यही फॉर्मूला होता है। m1 मास पहला इसको मान लेता हूँ, दूसरा इसको मान लेता हूँ। m1 मास कितना है? m है, और y1 का वैल्यू कितना है? 2r/π है, पुट कर लिया। प्लस m2 मास कितना है? डेट इज m, और y2 डिस्टेंस कितना है? 4r/3π। लेकिन इस जगह पे अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, y2 कोऑर्डिनेट होता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलते हैं। तो ये नीचे है तो -4r/3π लिखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑरिजिन, डिवाइडेड बाय 2m मास। नीचे 2m आ गया। अब इसी को बस सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो m से m कैंसिल आउट कर लो,
2r/π माइनस ऑफ 4r/3π और 1/2 है। बस इसी को सॉल्व करें। 2 से 2 चला गया और ये 2 हो जाएगा। सो r/π माइनस ऑफ 2r/3π, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं? हेलो। समझा सर। हाँ सर समझा। समझा सर। तो हमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है हमेशा। जैसे एक और क्वेश्चन में देता हूँ। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। इस बार ये जो आधा पार्ट है वो आधा पार्ट सॉलिड है सॉलिड स्फीयर है, और ये आधा पार्ट जो है हॉलो है, वो हॉलो है। और इसका रेडियस जो है वो r दे दिया गया है। और लेट से कि इसका जो मास गिवन है इसका m दिया गया है और इसका 4m दिया गया है। पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम P पॉइंट से। सॉल्व करो इसको। तो देखो एक सॉलिड वाला और एक हॉलो वाला है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस लोकेशन पे होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 3r/8। और ये जो हॉलो वाला होगा इसका डिस्टेंस कितना होगा r/2। और ये मैंने मान लिया ओरिजिन 0,0। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। m1 का वैल्यू इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मानता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। इसका मास m है और x1 का वैल्यू r/2 प्लस m2 का वैल्यू 4 है और x2 का वैल्यू हो जाएगा 3r/8 माइनस में डिवाइडेड बाय r m1 प्लस ऑफ m2 विच विल बी इक्वल्स टू 5m। अब तो इसी को सॉल्व करना हो, तो कुछ है नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा r/2 माइनस ऑफ 3r/2 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, r हो जाएगा माइनस में -r/5। यही आया था। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। चलो एक एडवांस का लेवल का प्रॉब्लम कर लेते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कोन है। आइसक्रीम देखा है, कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा ना। हाँ सर। वही कोन वाला आइसक्रीम है, और इस तरीके से ऊपर आइस भरा पड़ा है और नीचे सॉलिड कोन है। ठीक है, दिस इज सॉलिड कोन और ये दिस इज सॉलिड स्फीयर। ऑफ कोर्स आधा वाला है हेमिस्फीयर। तो इसका हाइट h दिया गया है
और इसका रेडियस जो है वो r दिया गया और बोला गया है कि if हाइट और r में रिलेशन दिया गया that if h is equals to 2r then find the relation between rho 1 and rho 2 such that the center of mass of system lies at P पॉइंट पे ही होना चाहिए। ऊपर वाला का डेंसिटी जो है वो रो 1 है और नीचे वाले का डेंसिटी जो है वो रो 2 है। सॉल्व करो। देखो तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाना है कि जो सेंटर ऑफ मास हो वो पॉइंट पी पे ही है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इसका मैं पॉइंट मास को एज्यूम कर लेता हूँ इस लाइन के ऊपर। सो दिस इज पॉइंट पी और ऊपर वाले का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लोकेशन पे होगा फर्स्ट वाले का, और नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें आसानी से पता चल जाता है, सॉलिड है pr/8 और नीचे वाला सॉलिड कौन है तो कितने पे होता है h/4 या h/3? h/4 h/4 पे। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अगर ये ओरिजिन है 0,0 और सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे होना चाहिए तो फॉर्मूला एक बताया था, याद करो, m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे m1y1 इज इक्वल्स टू m2y2। ये है y1 और ये है y2 डिस्टेंस। m1 और m2 का वैल्यू निकालना होगा। मास m1 क्या है, ऊपर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मान लो कि ρ1 जो कि गिवन है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब इंटू y1 का वैल्यू पुट कर लिया दिस मच। अब m2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1 और वॉल्यूम कितना होता है कोन का बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, 1/3 पाई। पाई हाँ सर। आर स्क्वायर इंटू एच इंटू हाइट y2 कितना हो जाएगा h/4। ये है। अब इसी में मुझे रिलेशन निकालना है सॉल्व करके। तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया और इसको लिख लेता हूँ मैं ρ1 और आर क्यूब है और उधर आर स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 3/8 ρ1, अच्छा सॉरी इसको ρ2 लिखना है, ρ2 इंटू आर स्क्वायर ये चला गया इसके साथ तो h²/4 बचा है। अब h का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, ρ2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 2r था, हाँ 2r। सो दिस इज 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल आउट और इधर बचा ρ1 इंटू 2r स्क्वायर इंटू 3/8। अब देखो आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरफ से तो क्या आया ρ1 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू ρ2 और कुछ है क्या, नहीं, ये आ गया रिलेशन।
जेई का क्वेश्चन ही इस क्वेश्चन में आया था, और उसमें सेम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे थे, या तो हाइट में रिलेशन पूछा था, तो डेंसिटी में रिलेशन पूछा था। चलो अब आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हें हर एक जगह पे काम आएगा। कैसे? ये जैसे इंटीग्रेशन हर एक जगह पे काम आता है, ये कॉन्सेप्ट भी हर एक जगह पे काम आएगा। हम लोग आरबीडी में इसका यूज़ करेंगे, आगे जाएंगे तो फिर हम लोग जो इसमें यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन में यूज़ करेंगे, और इवन मैग्नेटिज्म वगैरह में भी यूज़ करेंगे। EMI EMF वगैरह होते हैं ना, उसमें यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नेगेटिव मास सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव मास सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं अपन। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। मान लो कोई भी चीज़ है मेरे पास जिसको कट करके निकाल दिया गया, ठीक है। मान लो रेक्टेंगुलर शीट ही है, या फिर मान लो कि एक डिस्क है, बराबर। और इस सॉलिड पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया गया, ये पार्ट कट करके निकाल दिया। तो बोला जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो मुझे बताओ। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास पूछा गया। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? देखो, इसको कुछ इस तरीके से एज्यूम करो, मैं इसको 3D में बना के दिखा रहा हूँ। इसको कुछ पहले इस तरीके से एज्यूम करो, लेट से कि जो डिस्क है ये पॉजिटिवली चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक जगह पे। तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे हर एक जगह पे, प्लस 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 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और मैंने क्या किया, एक कॉइन लिया, ठीक है, एक कॉइन लिया, छोटा सा कॉइन लिया, और उस कॉइन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्जेस पुट कर दिए। इस कॉइन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस पुट कर दिए, जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, जैसे इसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है, सेम डेंसिटी यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैंने क्या करा, इसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया, रख दिया। जब मैं इसको इस तरीके से रख दूंगा तो जिस प्लेस पे ये दोनों ओवरलैप करेगा उस जगह पे नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। जीरो जीरो। होगा, बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा? जीरो। और मैं बोलूंगा कि इस जगह पे कोई चार्ज नहीं, हर एक जगह पे चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हर एक जगह पे चार्ज है। लेकिन इस जगह पे कोई भी चार्ज नहीं, इस जगह पे जीरो चार्ज है ना, न्यूट्रल है। इसको सेलेक्ट करो तो वो आता है, इसको सेलेक्ट करो। ये जो पार्ट है मेरा न्यूट्रल है। तो मास के तरीके से भी हम लोग ऐसा ही सोच सकते हैं कि लेट से जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव मास सिस्टम है और इसकी डेंसिटी रो है, तो सिग्मा ले लेते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो मास है वो एक नेगेटिव मास की तरह लिया गया, नेगेटिव मास जिसकी डेंसिटी नेगेटिव डेंसिटी है। तो जब मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा, तो तुमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इस टोटल लोकेशन पे कुछ चार्जेस देखे जो कि प्लस क्यू चार्ज हो रहा था, और इस लोकेशन पे
टोटल निगेटिव चार्जेस हो रहे थे। तो ये दोनों को तुमने जैसे सम करा तो प्लस क्यू माइनस क्यू होकर के जीरो हो गया। सेम वे में अगर मैं इस पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा को इस तरीके से ऐड करूंगा, रेड चल नहीं रहा, तो ये पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा को जब मैं ऐड करूंगा तो वो दोनों मिलकर के क्या दे देगा मुझे, हॉलो पार्ट दे देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, पहले वो बोलो, हाँ है ना। तो इस जगह से मुझे पता चल गया कि अगर मैं जिस पार्ट को हॉलो बनाना चाहता हूँ, जिस पार्ट को मैं हॉलो बनाना चाहता हूँ उस पार्ट को मैं नेगेटिव मास की तरह एज्यूम करूंगा। तो मेरे पास अब कुछ इस टाइप का आ चुका है कि इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस पार्ट एंड एंड एक तो ये पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ऐसा। तो जैसे इसके ऊपर रखा मैंने, तो एक तो नीचे वाला पार्ट है और एक ऊपर वाला पार्ट है। तो ऊपर वाले पार्ट का हो जाएगा नेगेटिव मास और नीचे वाले पार्ट का होगा पॉजिटिव मास। तो जिस एरिया में ओवरलैप हो रहा है वो एरिया हॉलो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मुझे अब ये लगाना है कि देखो बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास तो इसी जगह पे रहेगा, जो छोटा वाला नेगेटिव मास है इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी जगह पे रहेगा। तो मैं अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इक्विवेलेंट निकाल लूंगा कहाँ पे, तो इसका प्लस एम मास होगा जो भी कैपिटल एम, और इसका नेगेटिव मास होगा माइनस अपन। और ये इसको मैं अगर ओरिजिन मान लूँ तो मुझे नेगेटिव मास सिस्टम जो भी है ये डिस्टेंस वगैरह गिवन होगा, उससे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर, डेट एक्सियम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस ऑफ m2, ऐसे करके। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग अभी करते हैं। और ये हमारे पास डिस्क है, ऐसा। और इस जगह से कट कर दिया मैंने इस पोर्शन को, इसको तो सही बनाना पड़ेगा। फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं। ये पूरा का पूरा एक डिस्क है और इसमें से मैंने एक छोटा सा डिस्क कट करके निकाल दिया। इसका जो रेडियस है डेट इज 3r और इसका जो रेडियस है डेट इज r। दिस इज डिस्क। तो पूछा गया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन, तो अगर रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है कहाँ पे है, तो इसे मुझे दो पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो ये पहला, और ये दूसरा। इसके ऊपर ओवरलैप कराना है मुझे।
तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी r। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे होगा और इसका सेंटर ऑफ मास तो इस जगह पे होगा। लेट से डिस्क की डेंसिटी जो है वो रो गिवन है, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा माइनस रो, इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा प्लस रो, है ना। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस जगह पे एक मास है कैपिटल M और ये वाला मास है माइनस ऑफ स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इट इज 2r। तो इस जगह से ये डिस्टेंस 2r है। अब मैं दोनों मासेस को निकाल लेता हूँ। कैपिटल M मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया, सिग्मा लेना था मुझे। चलो डेंसिटी को कभी कभी तुम्हें रो से भी डिनोट करता हुआ मिल सकता है, तो घबराना नहीं कि रो का नोटेशन सिर्फ हम लोग वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, किसी के लिए भी नोटेशन किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, जो यूनिवर्सल नोटेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और हीट कैपेसिटी का अलग नोटेशन होता है, उसको इंटरचेंज कर दिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नोटेशन देख करके गया कि हाँ ये तो यूजुअल नोटेशन है, सी था उसका वैल्यू, हम लोग जनरली सी यूज़ करते हैं, लेकिन उसने एस से यूज़ किया था उसको टर्म को, तो उसने गलत करके आया। जबकि क्वेश्चन में सेंटेंस में लिखा हुआ था ये बात कि दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो खैर तुम्हें नोटेशन कुछ भी दिया जा सकता है, मतलब समझ में आना चाहिए। तो डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पूरा लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। और स्मॉल एम मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। बस नेगेटिव मास, माइनस को तुम बाद में पुट करो, ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे माइनस लेने की जरूरत नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए माइनस और कुछ नहीं। पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैं इसे m बोल रहा हूँ तो ये कैपिटल M कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ m। तो इस तरीके से कर लेने से ना हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व कर पाना। अब देखो अब कुछ नहीं काम करना है इसमें, XUM इज इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। तो M1 का वैल्यू कितना है, कोई भी एक फर्स्ट मान लो, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट का मास है 9m और कितना डिस्टेंस है, तो हमने इसको ओरिजिन ही माना था, जिससे डिस्टेंस निकाला जाता है उसको हमेशा ओरिजिन माना करो, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0 प्लस M2 कितना हो जाएगा माइनस m, अब इस जगह पे देखो माइनस के साथ साइन के साथ पुट कर लिया, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2 9m। और यहाँ पे क्या प्लस m पुट करेंगे, नहीं, यहाँ पे भी माइनस m पुट करेंगे, ये चीज़ नेगेटिव है हमारा, तो प्लस मत कर, पुट मत करना, जो माइनस आ गया। ये 0 हो गया माइनस ऑफ m इंटू 2r डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस ऑफ 1 विच इज 8m माइनस ऑफ r बाय 4। अब यहाँ पे जो आंसर आया हमारा माइनस में आया, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, हॉलो। नहीं नहीं, माइनस का मतलब है कि अगर हमारे पास x एक्सिस है और y एक्सिस है तो पॉजिटिव ऑरिजिन से राइट के साइड में होता है और नेगेटिव ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है, नेगेटिव है ना। तो अगर तुमने इसको ओरिजिन माना 0,0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में इस जगह पे होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ r/4, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए ना, तुमने इतना सा पोर्शन अगर कट करके निकाल दिया है तो उसका सेंटर ऑफ मास इस जगह से तो पीछे ही शिफ्ट होगा ना। समझ में आएगी आप मेरी बात, तो ये हो जाएगा नया सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह ढेर सारे आ सकते हैं। तुम एक क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूँ।
लेट्स से मेरे पास एक स्क्वायर ले लेता हूँ एंड स्क्वायर से मैंने कुछ पार्ट कट करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये लेंथ है 2a और ये लेंथ है 2a। और मैंने इससे कुछ पोर्शन कट करके निकाल लिया। तो अगर कट करके निकाल लिया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस लोकेशन पे होगा, ये हमें बताना है, निकालना है मतलब। कुछ ऐसा बनेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। डिस्टेंस निकालो ज़्यादा बेटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ center of mass of the system remaining portion from point P। इस P पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। सॉल्व करो आप इसको। इसकी डेंसिटी रो ले लेना, जो भी है, बाकी तुम तो कर ही सकते हो। ये लेंथ A दिया गया है और ये भी A है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, देखो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, तुम्हारा माइंड किस तरीके से काम करता है डिपेंड उस पर करता है। मैं क्या कर लिया, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया और ये ओरिजिन लग गया 0,0 पॉइंट पे। कुछ ऐसा सिस्टम था ना। अगर ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये मास m बन जाएगा, ये भी m, ये भी m और ये भी m। तो एक पूरा का पूरा पहले तो वो है स्क्वायर है, इसका पूरा का पूरा स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे होगा, डेट विल बी 4m यहाँ पे। और एक जो कट करके मैंने निकाला है वो इस जगह पे होगा सेंटर ऑफ मास उसका। तो ये सेंटर ऑफ मास अगर इस जगह पे है तो इसका मास कितना है, माइनस ऑफ है। और साथ ही साथ अब कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट तो a कॉमा ए होगा। इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस वाले का कोऑर्डिनेट 3a/2 होगा, कॉमा 3a/2 आया ना। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2a है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, इधर भी a होगा और आधे पे सेंटर ऑफ मास होगा विच इज a/2 पे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकल गया। अब एक्स निकाल लो। सिमेट्री दिख रहा है तो एक्स और वाई का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो एक्स कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हो जाएगा 4m इंटू ए माइनस ऑफ m इंटू 3a/2 डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 3m। अब इसी को सॉल्व कर लेना है मुझे। m से m कैंसिल आउट कर लो, हो जाएगा 4a माइनस ऑफ 3a/2 डिवाइडेड बाई 3। ऐसा कुछ आएगा। तो इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 8 माइनस ऑफ 3 दैट इज 5 बाय 2, 5/6। यही आ रहा है क्या, चेक करो जरा। हम्म, तो x और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कॉमा y इज इक्वल टू 5a/6 कॉमा 5a/6। मुझे डिस्टेंस चाहिए p पॉइंट से, तो p पॉइंट तो ओरिजिन ही है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ दिस थिंग का स्क्वायर प्लस दिस थिंग का स्क्वायर विच इज 5a/6 इंटू √2।
ये आ जाएगा आंसर। हाँ सर। यही आया क्या? नहीं, मैंने डिस्टेंस और सेंटर से मेंशन कर दिया था। अब देखो इसका यही आ रहा है। दूसरा तरीका भी यही है करने का कि तुम नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाओ तो भी हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे 3 मासेस दिख रहे हैं ना, 1 मास, 2 मास, 3 मास, तीनों मास के सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है कहाँ कहाँ पे है। तो इसको तुम एक एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और फॉर्मूला लगा लो डेट एक्स यू एम इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 टोटल मास। तो m1 x1 कितना हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो 1 है तुम्हारा m मास और कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2। m2 कितना हो जाएगा, m और 3 a/2, और लास्ट वाला m इंटू a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m। तो इस जगह से भी तुम कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है ये। mm तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5a/6। 5a/6 आया। तो देखो कोऑर्डिनेट ऊपर और नीचे सेम निकल गया ना, डिस्टेंस तो फिर सेम ही आना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये था सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस वगैरह। तो एक और एडवांस क्वेश्चन करना है सेंटर ऑफ मास का, तो एक और कर लो। क्वेश्चन ऐसा है, एक शीट है लेकिन शीट को कट कर दिया गया है, और कट किया है कुछ इस फॉर्म में, और ये जो है पहले क्या हुआ करता था, एक रेक्टेंगल हुआ करता था, लेकिन उसको कट कर दिया गया, और अब जो डिस्टेंस बचा है दैट इज ए बचा है। और जिस तरीके से कट किया है तो उस कर्व का इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल्स टू, ले लो 4x², नॉर्मली ले लो। तो पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा सिस्टम का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम ऑरिजिन। सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे भी हम लोग सीख लेंगे। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। और कोई सा भी प्लेट था उस प्लेट को कट किया गया इस फॉर्मेट में। मैं नीचे बनाता हूँ। तो मैंने पहले ही एक्सिस डिफाइन कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इसको कट किया गया, और इसका इक्वेशन तुम्हें गिवन है। दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 4x²। तो मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। तो ये जो एलिमेंट चूज करेंगे क्या एक रॉड की तरह दिखेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास किस जगह पे होगा, इसी जगह पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि जितना लेंथ ऊपर है उतना ही लेंथ नीचे है। इसका सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे ही होगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन x dm है ना, ये कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm इज इक्वल्स टू x cum। तो इंटीग्रेशन x dm, x मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, तो वो तो x पे ही है, और dm का वैल्यू कितना हो जाएगा, dm मास। अब देखो थोड़ा इसमें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ये dm मास कितना होगा और कैसे निकालते हैं।
जब हम लोग इस डीएम मास को ले रहे हैं उस समय हम लोग क्या जूम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं जूम करके देख रहा हूँ उस लोकेशन को। कौन से लोकेशन को? इस वाले पोर्शन को मैं जूम करके देख रहा हूँ। है हालांकि ये dx थिकनेस काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। इतना भी कर्व भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जूम कर चुके हैं। ऐसा होगा, नीचे भी ऐसा होगा। तो हम लोग इसका एरिया क्या ले आओ? तो इसका एरिया देखो, ये जो लेंथ है ये क्या चीज़ है? वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई, और ये क्या है? एक्स है। तो वाई का वैल्यू कितना है? 4x²। तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा लेंथ, 4x। अरे वो 2y हो जाएगा ना। 4x² तो एक का है, नीचे भी y है ऊपर भी y है, पूरा लेंथ तो 4y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। और इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस है dx। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया कौन सा पोर्शन का ले रहे हैं? जब हम लोग रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं तो वो इस तरीके से आता है। तो ये मैंने रेक्टेंगल का एरिया तो लिया, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो ऊपर है और छोटा सा पोर्शन जो नीचे है वो हमारा छूट गया। उसका एरिया हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं और उसको एरिया को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को ले रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया है इस एरिया को इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? dm विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी। और एज्यूमिंग कि इस ऊपर वाले और इस छोटे वाले एरिया को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है इन कंपैरिजन विद दिस बिगर एरिया, तो अब हम लोग इसका एरिया ऐसे लिख लेंगे, सिग्मा सिग्मा ही रहने दो, और एरिया कितना हो जाएगा बोलो? रेक्टेंगल का एरिया विच इज 2y इंटू डी एक्स, ऐसा। और y का वैल्यू कितना है? दिस मच, 4x² हो जाएगा सिग्मा इंटू 8x² dx। सो इस तरीके से dm निकलेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस छोटे से एरिया को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बराबर। मतलब कि स्मॉल एलिमेंट में जा करके भी एक छोटा सा एरिया है उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। तो ये कितने कितने चीज़ों को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किस रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अलग से बुक ही आता है जो कि हायर एजुकेशन में पढ़ना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो अभी जो पैटर्न जिस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे नेग्लेक्ट करने का तरीका बताया जा रहा है वैसे ही करेंगे। दूसरी जगह पे तुम नेग्लेक्ट तो कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्यों किया है, और डायरेक्टली बोल देते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि इससे पहले भी मैं ही करा रहा था और तुम्हें डायरेक्टली पता चल रहा था कि हाँ रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं। लेकिन नेग्लेक्ट करने का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे का अगर एक क्वेश्चन दूंगा तो वो तुमसे बनेगा ही नहीं। चलो तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये dm निकल गया तो dm का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। सो एक्सियम विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dm। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू x रहेगा क्योंकि एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे है, और dm मास आ जाएगा सिग्मा इंटू 8x² dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm कितना? इट इज सिग्मा 8x² dx। अब सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? इंटीग्रेशन x³ dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन x² dx। x का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर के a तक, 0 से a तक इंटीग्रेट कर दिया। ये कितना आ जाएगा? x की पावर 4/4 डिवाइडेड बाय x² है, x³ हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 3/4a। इस लोकेशन पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, ओरिजिन से।
बोलो, सबको समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। है ना? समझा सर। अब जैसे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं दूंगा, अगर मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। अब मैंने क्या किया है, एक वायर लिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैंने वायर लिया है जो कि कुछ ऐसा है, ऊपर भी वायर है और नीचे भी वायर है, और इन दोनों वायर को कुछ इस तरीके से बेंड किया गया है, ये उसका इक्वेशन ऐसा आ रहा है, और सेम लेंथ है ए। उसके लिए पूछा गया, ये डैश डैश लाइन से मैं मीट करा देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके आना तुम लोग, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट कर लो, क्वेश्चन है, एक मिनट ऊपर करो। हाँ ये लो, हाँ हाँ। एक डेरिवेशन करते हैं सॉलिड कोन का या फिर ट्रायंगुलर शीट का, दोनों में से कौन सा करना है, बोलो। कौन का? कोन का, चलो, क्योंकि वो दोनों लगभग नहीं है, थोड़ा अलग अलग है। सॉलिड कोन का कर लेते हैं। तो एक सॉलिड कोन है हमारे पास जिसका रेडियस r है और हाइट h है। हाइट h है, और ऑफ कोर्स इसकी कुछ डेंसिटी रही होगी रो। तो पूछा गया सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास, और इसकी डेंसिटी रो, सॉलिड कोन। एक बार ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो कैसा एलिमेंट हमें चूज करना चाहिए, क्योंकि अभी पहले मैंने बता दिया दिस इज सॉलिड कोन, और अगर सॉलिड कोन है तो उसके लिए एलिमेंट कैसा होगा। सो दिस इज सेंटर, और इस जगह से परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर देता हूँ ऐसा, और ये रेडियस है हमारा। तो एलिमेंट कैसा लेना चाहिए, मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। अब जो एक्स डिस्टेंस है, या तो मैं बेस से ले सकता हूँ या फिर टॉप से ले सकता हूँ। मैं टॉप से लूँगा, क्योंकि बेस से इंटीग्रेशन करने में थोड़ा टफ जाता है। तो मैंने डिस्टेंस लिया, वाई डिस्टेंस पे जाकर के डी वाई थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। अगर ये जो एलिमेंट चूज करूंगा मैं डी वाई थिकनेस का, तो वो एलिमेंट कैसा मिलेगा मुझे, बोलो। ये जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, एक सर्कुलर। डिस्क होगा, क्योंकि सॉलिड है ना ये तो सॉलिड है। तो डिस्क मिलेगा, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या एग्जैक्टली इसी जगह पे होगा, है ना। और क्योंकि मैंने हाइट
यहाँ से लिया है तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है मुझे इस जगह से मिलेगा। सो दिस इज वाई। और ये मास क्या है, डीएम। तो डीएम मास निकाल लेता हूँ मैं पहले। बोलो डीएम मास कितना हो जाएगा। डीएम मास कितना हो जाएगा। डिस्क का हम लोग निकालने के लिए जानते हैं ना, अगर इसका रेडियस आर हमने मान लिया है तो एरिया इंटू थिकनेस, ये हो जाएगा सर वॉल्यूम। सिग्मा पाई आर सिग्मा नहीं, रो होगा, रो इंटू डीवी। रो। तो रो इंटू डीवी के लिए हम लोग एरिया लेंगे। इसका एरिया हमें पता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर, और इसका थिकनेस पाई हमें आर पता है, डेट इज डी वाई। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। लेकिन देखो दो वेरिएबल हो रहा है, एक आर भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारा रेडियस भी बढ़ता जाएगा और वाई भी बढ़ता जाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, एक वेरिएबल में काम करना है। तो इस वेरिएबल को कैसे चेंज करें, उसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल बनाया और ये रेडियस आर है और ये स्मॉल आर है। ये डिस्टेंस कितना है, y है, और ये डिस्टेंस कितना है, h है। इसीलिए मैंने हाइट ऊपर से लिया, अगर हाइट नीचे से लेता तो वो ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है वो मुझे h माइनस ऑफ वाई लिखना पड़ता है। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं, वो दोनों सिमिलर है, उनके टेन थीटा को लिख लो तुम। r बाय वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय एच। तो मुझे क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है, क्योंकि y के टर्म्स में इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ मैं। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, डेट विल बी आर एच इंटू वाई। इसके वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ वहाँ पे। सो दिस विल बी रो इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। समझ में आया क्या, ये डीएम निकला है भी हमारा। इसमें भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो एलिमेंट लिया हमने, बेसिकली एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ इस पोर्शन को, इस पोर्शन को जूम करके दिखाऊँ तो ऐसा होना चाहिए था। मैंने इसमें क्या किया है, इतने से पार्ट का एरिया लिया है और इतने से पार्ट का एरिया को नेग्लेक्ट किया है। ध्यान देना, इतने से पार्ट को एरिया को नेग्लेक्ट किया है। किसके रेस्पेक्ट में, इतने बड़े से जो एरिया लिया है इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया है बेसिकली तुमने, तो इसका वॉल्यूम डीवी मान लो। तो इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में छोटा सा वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया है मैंने। ये नेग्लेक्ट हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, ऐसे नहीं आर्बिट्री नेग्लेक्ट कर लेते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डीवी, और इस डीवी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया था। ये सारा काम हो गया। अब मुझे बस इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन y cm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm। तो इंटीग्रेशन y dm, y कितना है, y तो y रहेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे है छोटे से एलिमेंट का। और dm मास कितना है, ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, रो इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम। डीएम का वैल्यू कितना, रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी। अब जो भी कांस्टेंट है उसको कैंसिल आउट कर लो। क्या क्या कांस्टेंट है, जो भी कैंसिल आउट ऊपर नीचे इंटीग्रेशन के अंदर कर सकते हैं वो हम लोग सिर्फ कांस्टेंट को कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारी चीज़ कैंसिल आउट हो गया। अब बाहर निकाल लो, इसको इंटीग्रेट कर लो। कोई कांस्टेंट बचा क्या, बचा, क्या बन जाएगा ये, y की पावर 3 dy डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन जाएगा, y जीरो से एच। जीरो से h तक जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 h रेज टू पावर 4 बाय 4 डिवाइडेड बाय h
क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 3h/4। सेंटर ऑफ मास तो हमारा कुछ और आया था, ये तो आंसर 3h/4 आ रहा है। क्या हो गया ये? नीचे से निकालना पड़ेगा। हाँ, हमने जो हाइट निकाला वो ऊपर से निकाला है, अभी अभी नीचे से निकालना बाकी है। तो बस अब इसको माइनस कर लो। दिस हाइट इज h और सेंटर ऑफ मास ऊपर से ये आया है 3h/4। So y from base will be equals to h minus 3h/4 which is equals to h/4। यही आया था आंसर। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फिर आगे हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इम्पोर्टेंट सर रहेगा। बोलो। सर आपका वो जो यूट्यूब पे सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर वाला वीडियो था ना, हाँ, उसमें लास्ट के 10-12 मिनट में वो कुछ लिखे वो दिखा ही नहीं। पता ये नहीं सर स्क्रीन हैंग हो गई। इसका कुछ ऐप का इशू है। नहीं, उस समय तो तुम लोग को तो दिख रहा था, मुझे भी दिख रहा था, हर एक चीज चल रहा था। लेकिन नहीं, वो जब, यूट्यूब पे नहीं दिखा। हाँ, जब वो यूट्यूब पे अपलोड करा तो हो सकता है रिकॉर्डिंग में ही कुछ इशू आ गया होगा, या फिर अपलोडिंग के टाइम पे कुछ इशू आ गया होगा। मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम पे इशू आया, तो वो ऐप क्रैश कर गया होगा, क्या हुआ मालूम नहीं। दूसरे वीडियो में मैं दूसरे का भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसमें भी ये इशू आया। मैं कोशिश करूंगा कि उसको छोटा सा 15 मिनट का वीडियो अगर बन पाए तो मैं बना के डालता हूँ। ठीक है। होमवर्क में तुम लोग के पास मतलब वो तो होगा ना, फॉर्मूलेज वगैरह, या फिर अगर हाँ जिसको चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना, मैं उसका फोटो लेकर के भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है। नोट्स नोट्स की बात कर रहा हूँ। होमवर्क में चलो सेंटर ऑफ मास कर लेना, टिल्टॉट तो सेंटर ऑफ मास हो ही चुका है, डीपीपी कर लेना, और सर्कुलर मोशन कर लेना। सर्कुलर मोशन में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना और डीपीपी कर लेना। नेक्स्ट 2 डीपीपी कर लेना, 2 डीपीपी। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।